आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सो वेलकम टू द न्यू कोर्स। एक नया कोर्स आज शुरू करने लगे हैं हम। सो आई होप कि ये कोर्स भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिस तरीके से बाकी कोर्स हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। सब बच्चे आ जाइए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ बच्चे, आप बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीपल और डेवलपमेंट 11 बजे होगी। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा एक बिल्कुल फ्रेश बैच भी शुरू हो जाएगा, जहां से हमने पहले शुरुआत की थी। मतलब पीपल और डेवलपमेंट और अगर मतलब आप हायर एजुकेशन का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दो तो यहाँ से आप लोग फिर से मतलब शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही हमने पहले वाला कोर्स है उसको शुरू किया था, उसी तरीके से हम इस कोर्स को शुरू करने वाले हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने की कोशिश करेंगे कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसको किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हैं। क्योंकि आप एक बात समझने की कोशिश करो कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अब ये सिर्फ आप लोगों को पेपर 1 में ही हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको पेपर 2 में भी हेल्प करने वाला है। पहले सिर्फ आपको एक डीआई एक आरसी आता था, बट आप लोगों को अब 3 आरसी आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 30 नंबर का पेपर आपका आरसी बेस्ड है, और 30 नंबर मतलब सीधा सा 10%। मतलब अगर आपने आरसी की प्रैक्टिस नहीं की तो इसका मतलब 10% नंबर तो आप वैसे ही अपने खराब कर रहे हो। सारी यूनिट्स को अगर आप साइड पे कर देते हो तो आरसी की वेटेज अगर दोनों पेपर में मिला के देखी जाए तो बहुत ज्यादा है। आरसी की जो वेटेज है वो दोनों में बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, इसकी अप्रोच पता होनी चाहिए, किस तरीके से इसको बनाना है। एक चीज जो आप लोगों को यहां पर समझनी है वो क्या है कि ये यूनिट टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। क्योंकि आपको कौन सा आरसी आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा, इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यस और नो? इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है,
कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आरसी के लिए आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से वो आरसी बना पाएगा, और जिसकी नहीं होगी उसके बारे में तो हम क्या ही बोले। तो आरसी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आरसी पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आरसी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइनल पेपर में जाके आप आरसी नहीं बना पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व यूर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि अभी से आप इस चीज को समझ लीजिए कि हमें आरसी की प्रैक्टिस है वो पहले दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। चलो अभी आरसी देखते हैं हम क्या करते हैं। देखो जो मैं पढ़ाता हूं ना वो मिक्सचर ही पढ़ाता हूं, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। क्योंकि पेपर में जाके भी तो देखो आपको आरसी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। देखो पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा तो लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर देखो, अगर आप हिंदी में पेपर देने वाले हो तो आरसी की प्रैक्टिस हिंदी पे कीजिए, और अगर आप इंग्लिश में देने वाले हो तो आप इंग्लिश में करिए प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना। तो यहां पर आप अपनी एक हैबिट डेवलप कर रहे हो, उस हैबिट के अकॉर्डिंग ही आप फाइनल में जाके अटेम्प्ट करोगे। ऐसा ना हो कि यहां पर प्रैक्टिस आप इंग्लिश में करते रहो और वहां पे जाके आप हिंदी शुरू कर दो, वहां पर गलती हो जाएगी। तो ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, ठीक है जी। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। अभी से हमें इस चीज पे कमांड हासिल करनी है, अभी से हम चीजों को क्या करेंगे, एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, कैसे करनी है, सारे सोर्सेज मैं आप लोगों को बताऊंगा। रुक जाओ, सबर करो। Every student can learn, just not on the same day or in the same way. Being a student, जब आप टीचर, जब आप टीचर बनते हो तो आपको हर तरीके के स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। कुछ बहुत शार्प स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो सब बच्चों को एक साथ लेके चलेगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि वो सब बच्चों को एक साथ लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये तो बहुत तेज पढ़ने में है तो इनको हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, या ये जो स्लो है उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है ना। हमारे लिए एक ही लेवल है आप लोगों का, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पढ़ते हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम एवरेज हो, तुम बिलो एवरेज हो, कुछ भी। एक लेवल पे आके सब बच्चों को बिठा दिया जाता है कि भाई यहीं पे बैठो, यहीं आप लोग आगे बढ़ने वाले। ओके चलिए, वैसे तो मे भी शायद काफी सारे बच्चे ऑलरेडी आरसी का कोर्स मेरा कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बट जिनका पहली बार क्लास कर रहे हैं वो ध्यान से समझना। जब मैं बात करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की में अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो या 10 में से 8 नंबर लेना चाहते हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, कौन बताएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीडिंग होती है। रीडिंग, तो आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कमांड हासिल करनी है तो सबसे पहले जो आपकी कमांड होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए, वो रीडिंग पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको रीड करना ही नहीं आता, आपकी रीडिंग करने की स्पीड बहुत स्लो है, या जो आप रीड करते हो वो आपको समझ ही नहीं आता, तो आरसी में आप नंबर ले ही नहीं पाओगे। क्योंकि आरसी डिपेंड ही आपकी रीडिंग स्पीड पे, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे
करता है कि आप उस चीज को कितनी जल्दी कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो। क्योंकि अगर आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो देयर इज ओनली वन फंडा टू सॉल्व द आरसी, दैट इज रीडिंग रीडिंग रीडिंग। जो बच्चा जितना ज्यादा रीड करेगा, रीडिंग के लिए सेपरेटली टाइम निकालेगा डेली बेसिस पे, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा स्कोर ले सकता है बड़ी आसानी से। जो बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एफर्ट्स लगाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेहनत करेगा, डेली बेसिस पे टाइम निकालेगा, किसके लिए? रीडिंग के लिए, वो इस यूनिट में पूरे नंबर ले सकता है बड़ी आसानी से। वो इस यूनिट में से पूरे नंबर ले सकता है बड़ी आसानी से। तो टारगेट है वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होना चाहिए। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमें पहले से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें रीड करना है। क्योंकि आप जितना ज्यादा रीड करोगे उतना चीजों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, उतना चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा, उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि पेपर में जाके तो बहुत सारे बच्चे इतना स्लो पढ़ते हैं कि टाइम ही निकल जाता है, इतना स्लो पढ़ते हैं कि वो टाइम ही निकल जाता है। आरसी और डीआई के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मिनट का टाइम ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 15 एंड है, मतलब 15 से ज्यादा नहीं। पेपर 1 की आरसी की बात कर रहा हूं, आरसी और डीआई। मतलब अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आ गया ना तो 7.5 मिनट यहां पे और 7.5 मिनट यहां पे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब ये हो सकता है कि अगर आपका आरसी जल्दी हो गया तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा टाइम दे सकते हो, अगर आपका आरसी जल्दी हो गया डीआई को टाइम दे सकते हो। तो मतलब आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 15 मिनट के अंदर हमें ये दोनों क्वेश्चंस बनाने हैं, आरसी भी और डीआई भी। ये आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे तो आप 12 में भी बना सकते हो, 10 में भी बना सकते हो, बट मैक्स टू मैक्स जितना मर्जी डिफिकल्ट आ जाए तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये कैसे होगा? ये होगा प्रैक्टिस से ही। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना फाइनल में जाके आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। अब शुरू कहां से करें, शुरुआत कहां से करें? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो शुरुआत है वो शुरुआत ही आपकी रीडिंग से होनी चाहिए। शुरुआत ही कहां से होनी चाहिए? रीडिंग से होनी चाहिए। रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि आप डेली बेसिस पे एक हैबिट बना लीजिए, डेली बेसिस पे हर रोज हैबिट बना लीजिए, और इस हैबिट को ना एग्जाम तक क्या पूरी जिंदगी में चेंज मत करना। वो क्या है कि हर रोज सिर्फ 15 मिनट आपने स्क्रीन रीडिंग करनी है। स्क्रीन रीडिंग। अब स्क्रीन रीडिंग का मतलब क्या है कि क्योंकि आपका पेपर ऑफ ऑनलाइन है ना, आपका पेपर ऑनलाइन है, तो आप बुक से पढ़ोगे तो वो उतना उतना इम्पैक्ट नहीं देगा आप लोगों को जितना आप अगर कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे हो या अपने मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप सपोज करो बुक से पढ़ रहे हो तो आपको बुक से पढ़ने की आदत हो जाएगी और फाइनल में जाके आपको स्क्रीन से पढ़ना पड़ रहा है, तो वहां पर मिसमैच हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर उस तरीके से ही प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। यस और नो? बात समझ रहे हो ना? जिस तरीके
से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, अगर उसकी उसी तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो कितना आसान हो जाएगा बनाना? यस और नो? बनाना आसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने अब से हर रोज 15 मिनट स्क्रीन रीडिंग करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़िए, अगर आपके पास टैब है तो टैब से पढ़िए, अगर आपके पास मोबाइल तो सभी के पास है, मोबाइल से ही पढ़िए। मतलब ऑनलाइन 15 मिनट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब सर 15 मिनट पढ़ें क्या? देखिए, अब इस चीज को लेके अलग अलग ऑप्शंस मैं आप लोगों को देता हूं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो मेरी पर्सनल चॉइस होती है, जब मैंने आपको हमेशा बताया, एक ऐप है हमारे फोन में होनी चाहिए, इन शॉर्ट्स। रेड कलर की एक ऐप आती है इन शॉर्ट्स, जिसपे 60 वर्ड्स में हर रोज आपको न्यूज आती रहती है। इन शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये न्यूज की ऐप है। आप दिन में 15 मिनट निकाल के ना इसको पढ़ना शुरू कर दो। जितनी भी न्यूज आती हैं सारी पढ़ लिया करो। इससे क्या हो जाएगा? एक तो आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगा तो उसको नोट कर लो, वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, और तीसरा करंट अफेयर्स भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। मतलब ये मैं सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसी और भी बहुत सारी एप्स होंगी, मुझे नहीं पता, बहुत सारी एप्स होंगी, बट ये मैं पर्सनल लेवल पे यूज करता हूं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। आप और कोई भी ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दूसरा, आप कोई बुक जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कोई नॉवल, कोई सेल्फ हेल्प बुक पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ सकते हो। ठीक है, यस और नो? कोई कोई नावल हो सकता है, आपको कोई नॉन फिक्शन है, 15 मिनट ही तो पढ़ना है ना, कोई भी हो सकती है, बुक है, कुछ भी, आप उसको पढ़ सकते हो अपने फोन में या अपने लैपटॉप में, किसी भी तरीके से। या तीसरा, आजकल तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी आते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ लिए, न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़ ली, ये हो सकता है। तो मतलब ऑप्शंस आप लोगों के पास बहुत सारे हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे, होने को सब हो जाएगा। स्मार्टफोन सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर लास्ट में आ जाता है, जैसे हम जो क्लास में आपको नोट्स देते हैं वो पढ़ लो। हम भी तो पीडीएफ में ही दे रहे हैं ना नोट्स, वो भी तो सॉफ्ट कॉपी है, वो भी तो ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो वो भी पढ़ सकते हो। तो आपको ये 4 अलग अलग तरीके के सोर्सेज बताते। सर व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ सकते हैं, देखो उसको मैं प्रेफर तो नहीं करूंगा व्हाट्सएप के मैसेज, क्योंकि उसमें कुछ होगा तो नहीं आपका। ये वाली 4 चीजों में से कुछ करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ने लोगो और कहीं से कहीं पहुंच जाओ, तो वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स। ऐसे तो इंस्टाग्राम भी पढ़ सकते हो, ऐसे तो फेसबुक भी पढ़ सकते हो, है ना? बट वो चीजों चीजों को पढ़ो जो मैं बता रहा हूं, अपने हिसाब से नहीं। तो ये आप लोगों के पास सोर्सेज हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये वाला। मतलब मुझे लगता है शायद 4 साल तो हो ही चुके हैं मुझे इस ऐप को यूज करते हुए। अरे यार, टेलीग्राम सर्च कर लो ना, कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लो, 54,000 वाला है, हर रोज बताता हूं आप लोगों को। लिंक नहीं दे सकते उसका यहाँ पे। इन शॉर्ट्स ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो, रेड कलर का लोगो है। ठीक है जी, बाकी आपकी इच्छा है, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट
अपनी एक हैबिट बना लीजिए हर रोज कि हमें 15 मिनट रीड करना ही करना है। हमें हर रोज 15 मिनट रीडिंग करनी ही करनी है। ये आप लोगों की हैबिट बन जानी चाहिए। दिस शुड बी योर हैबिट। ठीक है जी, ये आपकी हैबिट हो जानी चाहिए कि हाँ मुझे हर रोज 15 मिनट रीड करना है। ओके, क्योंकि जब आप रीड करते जाओगे तो अपने आप आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगी। तो अपने टाइम शेड्यूल में एक टाइम फिक्स कर लो, किसका? रीडिंग का। अब किसी भी टाइम पे करो, सुबह उठते ही करो, दोपहर में करो, खाना खा के करो, खाने से पहले करो, रात को सोने से पहले करो, जब मर्जी। बट ये 15 मिनट की रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 15 मिनट की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात क्लियर हुई? चलिए, अब क्लियर है, इसको अपने टाइम शेड्यूल में ऐड कर लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि ये आपको पेपर 1 में भी और पेपर 2 दोनों में बहुत हेल्प करने वाला है। और डेफिनेटली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही 4-5 दिन के अंदर ही आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। 4-5 दिन के अंदर ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली में ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको बहुत हेल्प कर रही हैं। दीज आर वेरी यूजफुल थिंग्स। ठीक है जी, पहली बात तो ये। अब उसके बाद आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सर प्रैक्टिस कहां से करें। देखिए, अब मैं इसके आपको सोर्स बताता हूं। ऑनलाइन सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां से आप आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले तो अन अकेडमी की ऐप। अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज में पूरा पेपर होता है 50 क्वेश्चन का, उसमें एक 5 नंबर का आरसी होता है। आप डायरेक्ट आरसी पे चले जाओ और उसको सॉल्व कर लो। 100-150 आरसी तो अन अकेडमी पे ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, फ्री वाले लगाओ, पेड वाले लगाओ, क्योंकि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो ये समझ रहे हो ना, पूरा पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। फटाफट ढूंढो आरसी कहां पे चला गया, और डेली मतलब डेली एक आरसी की प्रैक्टिस भी आपने शुरू करनी है टेस्ट सीरीज में जाके। अन अकेडमी पे जो टेस्ट सीरीज होती है ना वहां पे मिल जाएंगे। अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज में जाके आपको ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है जी, पहली बात तो ये राइट। दूसरा, एक ऐप और है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एनटीए अभ्यास। ये एनटीए की ऑफिशियल ऐप है जिसमें आपको पेपर 1 के और पेपर 2 के बहुत सारे मॉक मिल जाएंगे। ये ऐप आपके लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट के आपको मॉक्स मिल जाएंगे, चाहे आपका सेकंड सब्जेक्ट कोई सा भी है। इसमें बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है पेपर 1 तो 300 पड़े हुए हैं, 200-300 पेपर 1 के मॉक पड़े हुए हैं। एनटीए अभ्यास, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भर भर के आरसी, भर भर के डीआई, भर भर के सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी एनटीए अभ्यास। ठीक है जी। थर्ड थर्ड आपको हम पीडीएफ में पीवाईक्यू वाले आरसी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये 3 सोर्सेज आप यूज कर सकते हो आरसी की प्रैक्टिस के लिए, और ये 3 सोर्सेज आप यूज कर सकते हो या 4 सोर्सेज यूज कर सकते हो रीडिंग के लिए। तो पहले हमें ये बात क्लियर हो गई है कि भाई अगर हमें आरसी में अच्छा स्कोर करना है तो हमें आरसी की प्रैक्टिस करनी है, आरसी को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप आरसी को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो ये 2 चीजें यहां पर पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि हर रोज हमें एक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, और दूसरा आरसी की प्रैक्टिस कहां से करनी है उसके भी सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दीजिए।
ठीक है जी, ये आपकी इच्छा है, जो आप इसमें से यूज करना चाह सकते हो, करते हो, करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सी ऑप्शन को यूज करना चाहते हो, कौन सी ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है जी, आप पे डिपेंड करता है कि हाँ मुझे ये वाला सोर्स यूज करना है, दूसरा सोर्स यूज नहीं करना। अब ये तो पहले वाली बात है। अब आता है कि सर आरसी की प्रैक्टिस तो कर लेंगे, मगर आरसी को सॉल्व कैसे करें, वो तो सिखाइए। पेपर में तो हमें सॉल्व करना है ना, अगर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो सॉल्व करना भी सिखाइए। तो अभी हम बात करेंगे कि आरसी को सॉल्व कैसे करना। अभी हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आरसी को सॉल्व कैसे करना है ना। तो चलिए सुनिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है PQ, एक होता है QP। PQ का मतलब यहां पर क्या हुआ कि पहले आप पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ो। और QP का मतलब पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, बेटा हिंदी में भी मिल जाएंगे सारे, हिंदी में भी कोई बहुत, हिंदी में भी कोई कमी नहीं है, यही सारी ऐप हिंदी में भी है, समझ रहे हो ना, हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे। अब आप में से प्रैक्टिस, आप दोनों में से इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। स्टक हो गया क्या, एक सेकंड। तो मैं ये बता रहा था कि मेरे पास दो मेथड है। तो आप पी मेथड यूज कर सकते हो या आप QP मेथड यूज कर सकते हो। या तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर पैराग्राफ पढ़ो, है ना। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है और पेपर में जाके कौन सा मेथड आपको ज्यादा मार्क्स देगा, देखो ये तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो आप 100 तो आपके हिसाब से लगा लोगे तो पेपर में यूज कर लोगे, अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। बट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये स्टक क्यों हो रहा है।
वेट, आई होप कि अब चल गया होगा, एक बार बता दीजिए। ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि हमारे पास दोनों मेथड्स हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट मैं आपको जो मेथड सिखाऊंगा वो ये वाला मेथड है, क्यूपी मेथड। कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे हिसाब से ही चलना है, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को पूरी फ्रीडम है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर हम तो इस मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो आप इसके, ठीक है जी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इस मेथड को यूज कर सकते हो तो आप इसको यूज कर लीजिए, बट जो मैं पढ़ाने वाला हूं मैं ये वाला मेथड सिखाने वाला हूं। ठीक है, मेरी क्लास में जितने भी आरसी 2-4 जो भी सॉल्व होंगे या जो मैं सिखाऊंगा वो आपको क्यूपी मेथड के हिसाब से सिखाऊंगा। फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको लगा कि नहीं सर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरा कर सकते हो। बट पॉइंट कौन सा है कि हमें 10 में से 8 मार्क्स टारगेट करके चलना है, क्योंकि एक जो टॉपिक होता है लास्ट वाला पैराग्राफ की थीम, वो कभी कभी गलत हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से आप 4 को तो मान के चलो कि आपके 4 तो इस मेथड के अकॉर्डिंग सही होने चाहिए। अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो तो आप इसको यूज कर लो, और अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप आरसी को सॉल्व करोगे। अब यहां पर एक चीज मान के चलो कि ये ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन पे ही ये मेथड अप्लाई हो जाएगा, मतलब आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन को तो प्रोसेसिंग के अंदर ही डाल के चलो, कि 25 से 30 क्वेश्चन तो सिर्फ आप ये मान के चलो कि 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद मैं अब डीआई बनाने के लायक हो रहा हूं। पहले 25 से 30 जो सेट आप सॉल्व करोगे ना इस मेथड से, उसको आप सिर्फ प्रोसेसिंग में ही मान के चलो, समझ रहे हो ना। उसमें गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक सही हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सही नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 30 डीआई सॉल्व करते टाइम आपने सिर्फ इस अप्रोच पे फोकस करना है, ये नहीं देखना कि मेरे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आपने सिर्फ उस अप्रोच पे कमांड हासिल करनी है। अगर अप्रोच का समझ आ गई तो फिर जितने मर्जी आरसी हो जाएं वो आप अपने आप बन जाएंगे। सॉरी आरसी मतलब जो भी मैंने बोला, ठीक है जी। फिर जितने मर्जी आरसी आ जाएं बाद में आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है जी। अब मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो आपने पेपर में इस्तेमाल करना है। जब आप इस बार का पैटर्न ऐसा है कि जो आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना पेपर में, पेपर 1 में, वो आता है आपका डीआई, और जब सबसे लास्ट होता है वो आता है आरसी। जो आज का पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न ये फॉलो किया जा रहा है, नॉर्मल पैटर्न ये वाला फॉलो किया जा रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले आ रहा है या वो बाद में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें यह समझना है कि हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहले स्टेप समझ लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो क्या है, प्लीज आप बातें बंद रखो यार, अपनी बातें मत करो। जो सबसे पहला स्टेप है वो है ओवरव्यू ऑफ पैराग्राफ। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है उस पैराग्राफ का ओवरव्यू लेना।
ये 30 से 45 या स्टार्टिंग में 60 सेकंड भी लग सकते। देखो पहले आपने टाइम पे ध्यान नहीं देना, पहले हमें बस अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। 5-7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपने अपनी अप्रोच को एकदम से स्ट्रॉन्ग करना है। प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने अभी ये नहीं समझना कि सर अभी मुझे आरसी बनाने में हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट भी लग जाए, हो सकता है आपको 15 मिनट भी लग जाए, तो घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आप उस पूरे पैराग्राफ का एक ओवरव्यू ले लोगे। ये 30 सेकंड में भी आ सकता है, 45 सेकंड में भी, और 60 से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हो, आप उसके अंदर घुस के उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट उस पैराग्राफ का ओवरव्यू ले रहे हो। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि हमें सिर्फ उस पैराग्राफ का ओवरव्यू समझना है कि उसमें लिखा हुआ क्या है। मतलब एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये जो पैराग्राफ है वो फीमेल फॉर्टिसाइड के बारे में बोल रहा है, अच्छा ये पैराग्राफ है वो बुक्स के बारे में बोल रहा है, अच्छा ये वह पैराग्राफ है वो यूक्रेन और रशिया की फाइट के बारे में बोल रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ क्या है, किस टॉपिक पे और कौन कौन सी चीजें आपको पूछी जा रही। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद जो सेकंड स्टेप्स है, उसमें आप लोग कहां पे मूव कर जाओगे, क्वेश्चंस पे मूव कर जाओगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे मूव कर जाओगे, ठीक है जी। पैराग्राफ की एक ओवरव्यू ले लिया आपने, एक समरी टाइप जो भी बोल सकते हो आप, उसका एक ओवरव्यू ले लिया आपने। उसके बाद आप कहां पे चले जाओगे डायरेक्ट, उसके बाद आप क्वेश्चंस। अब ये बहुत ध्यान, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, ओवरव्यू का मतलब समझ लो कि ओवरव्यू का मतलब क्या होता है। ओवरव्यू का मतलब सिर्फ एक नजर मारना, ऊपर ऊपर से देखना कि किस चीज के बारे में यहां पर बात हो रही। उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब ये स्टेप ध्यान से समझना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है उसको फटाफट आपने क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन के कीवर्ड आपने अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा यार ये पूछा गया। जैसे सुपोज करो पूछा गया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस थिंग, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पूरा नहीं लिखना, समझ रहे हो ना। जैसे आप हिंट लिख लेते हो ना कि अच्छा यार इसमें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, बस ऑब्जेक्टिव्स वर्ड लिख लिया आप लोगों ने, पूरा लिखना नहीं बैठना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। वो की पॉइंट, मेन पॉइंट जो सेंट्रल आइडिया उस क्वेश्चन का, वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, फर्स्ट का लिख लेना है। और उसके बाद एक बार ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। यहां पर ऑप्शंस मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, और वो भी पूरा नहीं लिखना, उसके 1-2 वर्ड लिखने हैं जिसके बारे में वो पूछ रहा है, उसके कीवर्ड्स लिखने हैं, और ऑप्शंस को एक बार बस पढ़ लेना है, ठीक है। ऑप्शंस को सिर्फ पढ़ लेना है कि अच्छा यार ये ऑप्शंस है, ऑप्शन लिखने नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन के कीवर्ड्स लिखने हैं कि दूसरे में क्या लिखा हुआ है, और फिर उसका कीवर्ड यहां पे लिख देना है और उसकी ऑप्शंस को पढ़ लेना है। उसी तरीके से तीसरा है, उसके भी कीवर्ड्स एक बार आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, चौथे के भी कीवर्ड्स आप लोगों ने लिख लेने हैं, और पांचवें के भी कीवर्ड्स आप लोगों ने क्या करने हैं, लिख लेने। बात इतना काम आप लोगों ने कर लेना है। तो पहला काम क्या किया आप लोगों ने, सबसे पहले आपने पैराग्राफ का ओवरव्यू लिया। फर्स्ट स्टेप में आपने पूरे पैराग्राफ का ओवरव्यू लिया, आपने ये समझने की कोशिश की कि अच्छा इस
पैरा में या इस टॉपिक, ये किस टॉपिक के बारे में पैराग्राफ है, और फिर आप उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव कर गए। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसके कीवर्ड्स लिख लिए कि अच्छा यार ये पहला क्वेश्चन है वो इस चीज के बारे में बोल रहा है, और उसकी ऑप्शंस को थोड़ा सा दिमाग में रखा कि अच्छा इसमें ये ऑप्शन थी। और फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसके कीवर्ड्स को लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके कीवर्ड्स को लिख लिया, और फिर चौथा क्वेश्चन पढ़ा, उसके कीवर्ड्स को लिख लिया, और पांचवा क्वेश्चन पढ़ा, उसके कीवर्ड्स को लिख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा कीवर्ड्स लिखने का, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। 3 स्टेप्स में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ आ गया? उसके बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेप, मूव टू पैराग्राफ। अब आप लोगों ने पैराग्राफ को आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने उस पैराग्राफ को आराम से ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या करना है? क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब पैराग्राफ को आराम से ध्यान से पढ़ के उस पैराग्राफ को सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3 स्टेप फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं। वी हैव 3 स्टेप फॉर्मूला जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। पहले इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए स्क्रॉल करने, देखिए जो पेपर की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी नहीं, वो सबकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी। अगर पेपर में जाके स्क्रॉलिंग आती है तो बेटा सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, वो सबकी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से पेपर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। उसके बाद आपने फिर थर्ड स्टेप में पैराग्राफ में मूव करना है, आराम से पैराग्राफ पढ़ना है, और जहां जहां पर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है आप उसको टिक करते जाइए। अब ये जो 5 चीजें आप लोगों ने लिखी हुई हैं, इसका फायदा पता क्या होगा? हो सकता है पैराग्राफ की दूसरी ही लाइन में आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। यस और नो? पॉसिबल है। जरूरी थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन वो सीक्वेंस में लिखे हों। हो सकता है पहला क्वेश्चन है वो लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में हो, दूसरे का पहली ही लाइन में हो, चौथे का दूसरी लाइन में हो। तो जब आपको सब क्वेश्चंस का आइडिया हो गया कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, तो पैराग्राफ में जहां पर जो चीज आ रही है उसको सॉल्व करते जाओ, बस बात खत्म। इससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आरसी आपका जल्दी बन जाएगा, है ना? आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका आरसी है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको एक आरसी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद 2-3 आरसी आप घर से प्रैक्टिस कीजिए, और कल हम 3 आरसी की प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ एक ही आरसी में आपको बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आप कुछ आरसी इस पीडीएफ के अंदर हैं जो उसको घर से प्रैक्टिस करके आओगे, और कल 3 आरसी की प्रैक्टिस। देखो एक बात समझ लीजिए, आरसी ऐसी यूनिट नहीं है कि मैं यहां पर आपको, अल्टीमेटली आपको भी पता है कि ये आपको ही करना पड़ेगा, है ना। अल्टीमेटली आप लोगों को यह बात पता है कि आरसी की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। आरसी में मैं आपको मेथड सिखा दिया, उसके बाद आप बार बार बनाओगे। जब बना पाओ ओके। तो मैं ये बात बोल रहा था कि आरसी की 2 ही क्लासेस होंगी और हम 3-4 आरसी की प्रैक्टिस कर रहेंगे, और उसके बाद आप ये मान के चलो कि
सारी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैं 10 क्लासेस नहीं लेने वाला और ना मैं बार बार आपको आरसी पढ़ाने वाला हूं। आरसी की हर बार मैं 2 ही क्लासेस लेता हूं और आरसी सॉल्व करना सिखा देता हूं। उसके बाद जो बच्चा जितने आरसी की प्रैक्टिस कर लेगा उतना अच्छा स्कोर कर लेगा। और अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करवाऊं तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है जी, तो आपको आरसी के सोर्सेस बता दिए हैं, आपको आरसी की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सिखा दूंगा। उसके बाद आरसी की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम एक आरसी सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस मेथड को यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इस मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेथड की एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया ना, पहले 25 से 30 आरसी, जो आप पहले 25 से 30 आरसी करोगे ना, उसमें आप लोग ना ये मत देखना कि मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, मेरे को कितना टाइम लग रहा है। पहले 25 और 30 आरसी में आपने इस अप्रोच की ही प्रैक्टिस करनी है। यस और नो? बस इस कमांड, अगर आपने इस अप्रोच किया क्लियर, अगर ये देखे भैया, इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन गिव मी द थम्स अप। ओके, देखो यार मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो ना मैं आपको अपने इंटरनेट की स्पीड भी दिखा सकता हूं, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी बैक एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके एंड से स्टक होता है ना, आपको स्टक होता है, तो एक बार खुद भी रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, एक बार खुद भी रिफ्रेश कर लिया करो। ओके, चलो अभी इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम बनाएंगे। ये PYQ है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे ये सारे PYQ हैं। तो ये मत बोलना कि सर ये बहुत आसान है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सारी बातें मुझे सुननी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं PYQ करवा रहा हूं और इस बार वाले भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो ये मत बोलना सर ये बहुत आसान है, ये डिफिकल्ट है। अगर ये सारी काम करने हैं तो आप जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी आरसी दिखाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले इंग्लिश वाला और फिर हिंदी वाला। आप पहले उसका ओवरव्यू लीजिए, वही जो चीजें आपको सिखाई हैं उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला स्टेप फॉलो करना है आप लोगों ने। ये रहा आपका फर्स्ट आरसी। हो गया? आई थिंक इतनी देर में ओवरव्यू तो हो ही जाना चाहिए। ओवरव्यू का मतलब सिर्फ ओवरव्यू होता है और कुछ नहीं होता। अब हिंदी वाले भी पढ़ लो। देखो हिंदी ये गूगल ट्रांसलेशन है,
तो ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। हो गया? चल, तो जो पहला स्टेप है वो आप लोगों ने फॉलो किया। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना रहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखना होता है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बोल रहा। ठीक है, ओके जी, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू समझना होता है कि ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब वन बाय वन आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, उसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को लिखना है और कीवर्ड्स को लिखना है, ऑप्शंस को पढ़ लेना है, और उसके बाद फिर हम आगे एक एक करके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इतनी देर में तो लिख लेना चाहिए। अब पैराग्राफ नहीं दिखाऊंगा भाई, अरे आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तुम्हें तो सिर्फ लिखने के लिए बोल रहा हूं। जो स्टेप सिखाए हैं वो सीखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना अभी, जो सिखा रहा हूं वो सीखो। अब दूसरा, ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो पांचों चीजों का आंसर लिख लिया आपने। चलो,
अब मैं भी लिख लेता हूं एक पेज पे, है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे लिखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला क्वेश्चन था वो क्या था? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वालिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्वालिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल पॉलिसीज। ठीक है, इतना ही लिखना आपने, मतलब कहीं ना कहीं इस पर क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नंबर 3 क्या फॉर मॉडर्न इकोनॉमी? इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किसके द्वारा इंपैक्ट होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंपैक्टेड। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सजेशन टू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एनएससी। सजेशंस टू एनएससी। अच्छा चलो, ये तो समझ आ गया, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इतना आप लोगों के, ये आपके सामने रहेगा, ये आप लोगों के सामने रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं। अच्छा, यहां पर ना मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूं। एक आप लोगों के लिए बोनस, कई बार बोनस भी आ जाता है। बोनस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कई बार आप लोगों को बोनस आ जाता है। बोनस क्या होता है? ईयर लिखा हुआ आ गया ऑप्शन में, किसी पर लिखा आ गया, कोई डेट लिखी आ गई, तो ये सीधा आंसर। स्कूल टाइम पे होता ना, स्कूल टाइम था, वर्ड टू वर्ड ढूंढते थे हम, है ना, होता था, वर्ड टू वर्ड ढूंढते थे। की बात हो रही है कि किसी का नाम आ गया, किसी की कोई डेट लिखा आ गया, तो आप उसको सॉल्व कर सकते। सबर कर लो यार थोड़ा। क्लियर है? तो अगर डेट लिखी हुई आ गई, कोई नाम लिखा हुआ आ गया, कोई ईयर लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब वो आपके एक तरीके से बोनस मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नाम आपको पैराग्राफ में दिखा, क्वेश्चन में दिखा, तो उसको पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो फ्री के नंबर होंगे और आप उसको क्या कर सकते हो, फ्री में ले सकते हो, मतलब जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। उस केस में आपको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे और आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को ले सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है जब भी आप आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, कि अगर कोई नेम वगैरह लिखा हुआ आ गया तो हमें उस पर स्पेशल ध्यान देना है। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये हमारा स्टेप 2 है।
अब उसके बाद हमारा स्टेप 3 है दोबारा हमें अब पैराग्राफ पे मूव। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने देखो, जैसे मैं तो अभी स्लाइड चेंज कर दूंगा तो मेरे सामने नहीं रहेंगे, आपने क्योंकि कॉपी पे लिखे हुए हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चंस को बनाना काफी आसान हो जाएगा। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद हिंदी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बस तरीका समझा रहा हूं, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अप्रोच पे काम कीजिए। अब आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, अब जो पैराग्राफ पढ़ना है वो आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है, समझते हुए पढ़ना है। There is a common thread running through the unraveling of Indian statistical system. A modern economy with sound institution is characterized by timely dissemination of credible data, a empirical base and issue of data will influence investment decisions. तो यहां पर मुझे क्वेश्चन का आंसर नजर था, जो तो जब मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं तो यहां पर मुझे एक वर्ड दिखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से एक क्वेश्चन था, है ना, अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी नीड्स एन इंपेरिकल बेसिस एंड इशू ऑफ वेरासिटी ऑफ डेटा विल इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और इवन इससे पहले भी हमारे पास अ मॉडर्न इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंपैक्ट वाला मिल गया और इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो हम क्वेश्चन 3 और 4 को देखते हैं कि उसमें हमारे काम की कोई बात है या नहीं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी, अ कॉमन थ्रेड, डिसेमिनेशन ऑफ अनरेवलिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है, अब इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। डिसेमिनेटिंग मतलब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑफ क्रेडिबल डेटा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपको दूसरी लाइन में मिल गया, यस और नो। इसी वजह से ये पैराग्राफ की लाइनों को लिख लेना, क्वेश्चंस को लिख लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं पता कहां से कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, कहां से कौन का आंसर आपको मिल जाए। इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चन को एक जगह पे लिख के रख लो। तो डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डेटा, और उसके साथ साथ चौथे का भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय, किससे, इश्यू ऑफ डेटा वेरासिटी। ये भी आपका पहले ही यहां पे ही आप लोगों को नजर आ गया, इश्यू ऑफ वेरासिटी ऑफ डेटा विल इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दो क्वेश्चन हो गए, राइट। उसके बाद आगे पढ़ो, इन अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूथ, डेटा ऑन नेशनल डेवलपमेंट स्पेशली इन कोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिटिकल। इसमें तो कुछ काम की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हियर कम्स द रोल ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। रोल से क्वेश्चन था, अ बॉडी क्रिएटेड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। Questioning veracity is a global phenomena. The official narrative is always questioned by the people or on the other side of fence. एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, क्या था,
ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा कौन सा था? वर्क ऑफ नेशनल। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? बॉडी बनाई गई है क्या करने के लिए? स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। और बॉडी दैट मींस फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाई। क्या करने के लिए? स्टैंडर्ड्स, वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का आंसर यहां पे बन गया। तो आप खुद सोचो कि 3 क्वेश्चन के आंसर तो आप लोगों को पहले 1 मिनट के अंदर ही मिल गए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया। बाकी भी बना लेंगे तो पहले 3 तो बन गए ना, तो ये 6 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बाकी भी बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते को। The official narrative is always questioned by the people on the other side of the fence. Dissemination of economic data is essential to reach out to the public who lived their reality. Lack of data will adversely impact the quality of national education policies. कोई से भी क्वेश्चन था मुझे लगता है। इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एक क्वेश्चन मुझे यहां तक याद आ रहा है। कौन सा था? Can the quality of national policy be improved? कैसे कर सकते? और बात है फ्रीडम। देखो लिविंग नहीं है, इसको आगे पढ़ो तो ऑपरेशनल फ्रीडम की बात। पब्लिक हु लिव्ड, लैक ऑफ डिसेमिनेशन of economic data is essential to reach out public who lived their reality. Lack of data will adversely impact the quality of national. India must start strengthening institution such as Central Statistical Commission. मतलब ये strengthening की बात हो रही है। These institutions must be granted autonomy and insulated from external interference. तो autonomy की बात हो रही है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। Enhanced operational autonomy will make their work credible. तो autonomy को फोकस किया जा रहा है। समझ रहे हो ना, ये डायरेक्ट नहीं था, समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखते हो ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, बट फिर भी एन इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इज देयर एबिलिटी टू स्टिक टू डिसेमिनेशन कैलेंडर रिगार्डलेस ऑफ देयर डेटा इंडिकेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट चीज क्या आपको लगती है? बाय कंट्रोलिंग ऑटोनॉमस, बाय एनहांस्ड ऑपरेशनल फ्रीडम, एक्सटर्नल। तो ये 3 तो अपने आप ही डिलीट हो गई। कहीं ना कहीं वो बार बार ऑटोनॉमी 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 ऑपरेशनल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम दे देना कि वो अपने हिसाब से काम कर पाए, उनको जैसे लगता है वो उस तरीके से काम कर पाए। तो ऑपरेशनल फ्रीडम की बात हो रही है, तो ये यहां पर हमारा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाय एनहांस्ड ऑपरेशनल फ्रीडम क्या करना है? ऑपरेशनल फ्रीडम की बात। ऑपरेशनल फ्रीडम। अब एक क्वेश्चन और था, कौन सा रह गया? 5वां रह गया। क्या बोल रहा है? अल्टीमेट सजेस्ट टू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। सुजेशन की बात हो रही है। अब सुजेशन ऑलमोस्ट लास्ट में ही होता है। दीज इंस्टीट्यूशन मस्ट ग्रांट ऑटोनॉमी एंड इंसुलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एनहांस्ड ऑपरेशनल autonomy will make their work credible. An indicator of operational autonomy in their ability to stick to dissemination calendar regardless of what data indicates. तो यहां पर आ गया आपका लास्ट वाला सुजेशन, लास्ट लाइन में दिया हुआ है। क्या करना? स्टिक टू कैलेंडर ऑफ द डेटा डिसेमिनेशन, क्योंकि इसमें और तो चीज है ही नहीं, बाकी तो 3 अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। इसी की बात हो रही है, इसी एक टॉपिक की बात हो रही है और उसी पे हमें फोकस करने की जरूरत है। अब आप खुद बताइए कि
अब आसान था, ये थोड़ा क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में पैराग्राफ आसान हो या डिफिकल्ट हो, अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब इसी जो पीडीएफ है ना, उसमें एक और आरसी है जिसकी आपने कल प्रैक्टिस खुद से करके आनी है, और कल हम 3 आरसी और बनाएंगे क्लास में। कल हम और 3 आरसी की प्रैक्टिस करेंगे, तो टोटल हमारे 5 आरसी की प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से अपने एंड से एफर्ट शुरू कर दीजिए। डेली 1 आरसी। मैंने आपको क्या बोला, पहले 25 आरसी मान के चलो, पहले 25 आरसी ना तो आपने टाइम को देखना है कि टाइम कितना लग रहा है, ना आपने ये देखना है कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। सिर्फ 25 आरसी में आपने इस मेथोडोलॉजी को, इस अप्रोच को यूज करना सीखना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस अप्रोच पे काम करना है कि इस अप्रोच के अंदर क्या बोला रहा है, कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। दैट इज द मेन थिंग। ओके जी, बस पहले 25 आरसी, चाहे आप 5 दिन के अंदर बना दो, चाहे 6 दिन के अंदर बनाओ, जो जो चीजें आप लोगों को मैंने आज बताई हैं वो सबने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी 45 मिनट के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम पीपल एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो 11 बजे की क्लास होगी आपकी, बिल्कुल होगी। आरसी कहां मिलेगा, से देखो आया मैंने कि कहां से आरसी की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है। पूरी क्लास को दोबारा, कल एक दिन और होगी आपकी पेपर 1 की क्लास 9 बजे, उसके बाद फिर 11 बजे ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2 दिन तक आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, 9 बजे और 11 बजे। उसके बाद फिर आपका पहले 11 वाली क्लास ही प्रॉपरली उसी तरीके से चलेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रुप कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करके उसको खुद से ज्वाइन कर लीजिए, कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है, बस एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे टाइम टू टाइम आपको ना कुछ बताता रहता हूं, कुछ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं 45 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच।